करीब रात के 9 बज रहे थे। अंधेरी रास्ते को चीरते हुए एक बस आगे की ओर बढ़ रही थी। बस के अंदर देखकर लग रहा था कि सिर्फ एक ही पैसेंजर बाकी है। अरे कंडक्टर, अभी कितने पैसेंजर बाकी हैं? जी उस्ताद, अब बस एक ही पैसेंजर बाकी है। और ये आखिरी पैसेंजर कहाँ पर उतरेगा? पता नहीं उस्ताद, रुकिए मैं उसी से पूछ कर आता हूँ। तभी कंडक्टर धीरे धीरे उस पैसेंजर की ओर बढ़ने लगता है। अरे ओ लड़के, उठ जा, अपने कानों से हेडफोन निकाल। क्या हो गया चाचा? तूने बस का टिकट लिया था? हाँ लिया था टिकट, वो अभी भी मेरी जेब में पड़ा है। आपको चाहिए क्या? नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ, ये टिकट कहाँ जाने का लिया था? छायापुर जाने का। क्यों चाचा, क्या बात है? क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें छायापुर में उतरना था और तू यहाँ कानों में हेडफोन लगाकर सो रहा था। ये गांव तो कब का 1 घंटे पहले ही निकल चुका है। क्या कह रहे हो चाचा? छायापुर गांव निकल चुका है? पैसेंजर तुरंत खड़ा हो जाता है और आसपास की खिड़कियों के बाहर देखने लगता है। ये क्या कर दिया चाचा? जब छायापुर आया था तो आपको बोलना चाहिए था ना। अरे हम बोले होंगे, तुम सुना ही नहीं होगा, तो हम क्या करें? और हेडफोन लगाकर सो जाओ। जब तुम यात्रा करने निकलते हो तो क्यों सो जाते हो? हम छायापुर से काफ़ी दूर निकल आए हैं और अभी ये बस काली घाटी के घने जंगल में है। अब बोलो क्या करोगे? आगे की ओर जाओगे या यही काली घाटी में उतरोगे? अरे चाचा, आगे की ओर जाएंगे तो वहाँ से वापस आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक काम कीजिए चाचा, बस को रुकवा दीजिए। मेरे पास साइकिल है, हम साइकिल से ही वापस छायापुर चले जाएंगे। ठीक है, अपना रिस्क लेकर उतरना, क्योंकि पिछले 10 सालों से मैंने कभी भी इस काली घाटी के जंगल में बस नहीं रोकी है। तो मेरी यही राय है कि इस जंगल में मत उतरो। अगले बस स्टेशन पर रुककर सुबह होते ही वहाँ से निकल जाना। वैसे भी तुम्हारे पास साइकिल भी है। अरे चाचा, अगर सिर्फ साइकिल होती तो मैं अगले बस स्टेशन पर उतर जाता, लेकिन मेरे पास किताबों और कॉपियों से भरी एक बोरी भी है। उसे साइकिल से खींचते खींचते मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं बस रुकवा देता हूँ। फिर कंडक्टर ड्राइवर के पास जाने लगता है। अरे ड्राइवर साहब, बस रोक दीजिए। तभी ड्राइवर काली घाटी के घने जंगल के बीचों बीच अपनी बस धीरे धीरे रोक देता है। क्या हो गया कंडक्टर, बस अचानक क्यों रुकवाया? अरे उस्ताद, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बस में जो एक पैसेंजर बैठा है उसे छायापुर में ही उतरना था, लेकिन वो पैसेंजर कानों में हेडफोन लगाए गहरी नींद में सो रहा था और वह पैसेंजर अभी जिद कर रहा है कि मुझे इसी काली घाट के जंगल में ही उतार दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो कंडक्टर? तुम्हें तो सबको एक एक करके पूछना चाहिए था ना। अगर इस पैसेंजर को इस काली घाटी में उतारने के बाद कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो अब हम क्या करें उस्ताद? इसमें गलती मेरी थोड़ी ना है। मैंने तो सबको चिल्लाकर कह दिया था कि छायापुर बस आ गया है। अगर वही कानों में हेडफोन लगाकर सो जाए तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। ठीक है, इन सब बातों का अभी कोई मतलब नहीं है। अगर ये पैसेंजर यहीं उतरना चाहता है तो इसका फ़ोन नंबर लेकर इसे यहीं छोड़ दो। सुबह कॉल करके पूछ लेना कि घर पहुंचा या नहीं। ठीक है उस्ताद, ले लेता हूँ फ़ोन नंबर। तो फिर कंडक्टर उस आखिरी पैसेंजर से उसका फ़ोन नंबर ले लेता है और धीरे धीरे उसका सारा सामान बस से नीचे उतार देता है। पैसेंजर चुपचाप सामान संभालता रहता है। कुछ ही पलों बाद बस के दरवाजे बंद होते हैं और बस आगे की ओर बढ़ जाती है और वह पैसेंजर काली घाटी के जंगल में अकेला खड़ा रह जाता है। आसपास के जानवरों की आवाजें उस काली घाटी के जंगल को और भी भयानक बना रही होती हैं। कहीं दूर से सियारों की आवाज आती है तो कहीं कहीं उल्लू की डरावनी गूंज उठती है, जिससे पूरा माहौल और ज़्यादा सिहरन भरा लगने लगता है। मैं कितना आलसी हो गया हूँ। बस में कब आंखें लग गईं मुझे पता ही नहीं चला। अब इस किताबों से भरी बोरी को साइकिल से खींचना पड़ेगा। मेरी माँ ठीक ही बोल रही थी कि शाम को रूम खाली मत करो, लेकिन मैंने सुना ही नहीं। अगर माँ की बातें सुन लेता तो इस सुनसान रोड पर नहीं फंसता। चलो, कम से कम मेरे पास साइकिल तो है, रात भर में गांव पहुंच ही जाएंगे।
इतना कहकर राजू अपनी साइकिल के पीछे बोरी रख देता है और पैदल ही अपने गांव की ओर लौट पड़ता है। दरअसल राजू पिछले 6 वर्षों से पटना में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसकी तैयारी अब पूरी तरह से हो चुकी थी। वह जिस भी सरकारी परीक्षा में बैठता उसमें सफल हो जाता, लेकिन किसी न किसी कारण से हर बार चयन से वंचित रह जाता। कभी फिजिकल टेस्ट में, कभी आयु सीमा में, तो कभी मेरिट के आधार पर। इन लगातार असफलताओं के बाद राजू ने यह निर्णय लिया कि अब आगे की तैयारी वह घर से ही करेगा, क्योंकि वह एक किसान परिवार से आता है और परिवार की जिम्मेदारियां भी उस पर थीं। तभी अचानक राजू साइकिल रोक देता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है। पीछे सन्नाटे के सिवा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजू को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह किसी चीज की तलाश में हो। फिर वह अपने शरीर को चेक करने लगता है। सीट यार, जल्दी जल्दी में मैं अपना बैग बस में ही भूल गया। उसी बैग में मेरे मैट्रिक और इंटर के सारे ज़रूरी दस्तावेज़ थे और मोबाइल का चार्जर भी। ऊपर से फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है। लगता है सफ़र के दौरान मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। पहले नींद लग गई तो रास्ता छूट गया, और अब इस हड़बड़ी में बस में ही बैग भूल बैठा। आज किस्मत भी जैसे मेरा साथ नहीं दे रही। बस का नंबर भी मुझे याद नहीं है। अब इस बस को आखिर ढूंढें तो कैसे? अगर वह बैग नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। बस की ओर वापस जाऊं या घर की तरफ। मैं बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूं। राजू हर तरफ से फंस चुका था। एक तो अंधेरी रात में पैदल घर तक जाने की मजबूरी, और दूसरी ओर बस में अपना बैग छूट जाने की चिंता। इन्हीं उलझे विचारों में डूबा हुआ राजू आखिरकार घर की ओर चल पड़ता है। हे भगवान, सच में मेरी किस्मत बहुत ही ख़राब है। एक तरफ इतने सालों की मेहनत के बाद भी नौकरी के चयन में बार बार अड़चनें आ रही हैं, और दूसरी ओर मेरे सारे ज़रूरी दस्तावेज़ों से भरा बैग बस में ही छूट गया। उन्हीं कागज़ों पर मेरा भविष्य टिका हुआ था। ऊपर से अब मैं इस अंधेरी और सुनसान सड़क पर अकेला फंसा हुआ हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे क्या करूँ? बस में छूटे हुए बैग के बारे में सोचते सोचते राजू उस अंधेरे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। काली घाट के सुनसान रोड पर उसकी हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। आसपास से आ रही अलग अलग जानवरों की डरावनी आवाज़ें सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कुछ देर चलने के बाद राजू अचानक फिर से रुक जाता है। अरे हाँ, उस कंडक्टर ने तो मेरा मोबाइल नंबर भी लिया था। अगर उसका कॉल आ गया तो शायद मेरा बैग भी मिल जाएगा। कम से कम अनजाने में ही सही, एक काम तो ठीक हुआ है। अब किसी भी तरह इस सुनसान काली घाट के रोड से निकलना होगा। यह बोरी इतनी भारी है कि साइकिल चलाना भी मुमकिन नहीं है। थकान बढ़ती जा रही है, लेकिन अब रुकना नहीं है। धीरे धीरे ही सही चलते रहेंगे, आखिरकार घर पहुंच ही जाएंगे। राजू के चेहरे पर बैग मिलने की हल्की सी उम्मीद झलकने लगती है। उसके मन में यह भरोसा लगने लगता है कि कंडक्टर का कॉल ज़रूर आएगा और उसका बैग उसे वापस मिल ही जाएगा। उसी बैग में उसके भविष्य से जुड़े सारे ज़रूरी कागज़ थे। इसी उम्मीद के सहारे उसकी थकान कुछ कम होने लगती है और वह मन ही मन खुद को संभालता हुआ अपने घर की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा देता है, मानो हर कदम उसे राहत के थोड़ा करीब ले जा रहा हो। चलते चलते राजू एक बार आसमान की ओर नज़र उठाकर देखता है। लगता है आज बारिश होने वाली है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। आसमान की ओर नज़र उठाते ही साफ महसूस हो रहा था कि आज बारिश ज़रूर होने वाली है। ऊपर काले घने बादल छाए हुए थे जो बार बार गड़गड़ाकर अपने आने का संकेत दे रहे थे। रह रहकर बिजली की हल्की चमक अंधेरे को चीर जाती थी, मानो प्रकृति भी उस सुनसान रास्ते पर चल रहे राजू की बेचैनी को गहरा कर रही हो। चलते चलते अचानक राजू की साइकिल पर लदी बोरी नीचे गिर जाती है। साइकिल हल्का होते ही वह पीछे मुड़कर देखने लगता है
और तुरंत रुक जाता है। सामने जमीन पर पड़ी बोरी को देखकर वह चौंक जाता है। ये बोरी नीचे अपने आप कैसे गिर गई? राजू आसपास नजर दौड़ाता है, लेकिन वहां दूर दूर तक सन्नाटे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब राजू साइकिल के पीछे ध्यान से देखता है तो उसे वहां बंधी हुई रस्सी टूटी हुई दिखाई पड़ती है। अच्छा, रस्सी टूट गई है। अब मैं रस्सी कहाँ से लाऊं? बिना रस्सी के इस बोरी को आखिर कैसे बांधूं? तभी राजू आसपास नजर दौड़ाता है। उसे पास ही एक झोपड़ी दिखाई देती है। शायद वहाँ कोई झोपड़ी है, जाकर देखता हूँ। क्या पता वहाँ से बांधने के लिए कुछ मिल जाए। इस सुनसान रास्ते में और कोई सहारा भी तो नहीं है। उम्मीद है कोई मदद मिल जाए। तभी राजू सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस घर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसके मन में बस यही उम्मीद होती है कि शायद वहाँ बोरी बांधने के लिए कोई रस्सी या काम आने वाली चीज मिल जाए। सुनसान रास्ते और अंधेरे माहौल के बीच वही घर उसे एकमात्र सहारा नजर आता है, इसलिए वह हल्की घबराहट के साथ भी हिम्मत जुटाकर उसकी ओर कदम बढ़ा देता है। अरे इस घर में कोई है क्या? अरे बोलो, कोई है घर में? दरवाज़ा तो खुला ही है। चलो एक बार अंदर जाकर देख लेता हूँ कि इस घर में कोई है या नहीं। झोपड़ी का दरवाजा खुला देखकर राजू उसके अंदर जाने लगता है। उस घर के अंदर उसे अपने जैसी ही एक साइकिल रखी हुई दिखाई देती है, लेकिन असली हैरानी तो तब होती है जब वह देखता है कि उस साइकिल के बगल में एक बोरी भी रखी हुई है जो बिल्कुल उसकी बोरी जैसी ही लग रही थी। अरे ये तो बिल्कुल मेरी साइकिल और बोरी जैसी ही दिख रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद ये महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है। तभी पीछे से अचानक एक आवाज सुनाई देती है। तभी राजू धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ती है वह सन्न रह जाता है। जो दृश्य उसके सामने होता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी सांसें थम सी जाती हैं। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये तो मेरी ही तस्वीर है। मेरा फोटो इस दीवार पर क्यों टंगा हुआ है? ऐसा कैसे हो सकता है? दीवार पर अपनी ही तस्वीर देखकर राजू घबरा जाता है। जैसे ही उसकी नज़र नीचे टेबल पर पड़े कैलेंडर पर पड़ती है उसकी हालत और भी ख़राब हो जाती है। कारण यह था कि उस कैलेंडर में आज की तारीख नहीं बल्कि 50 साल बाद की यानी 2076 की तारीख अंकित थी। ऐसे कैसे हो सकता है? डायरेक्ट 50 साल आगे मैं यहाँ कैसे पहुँच गया हूँ? यहाँ का हर सामान, हर चीज़ मेरे जैसी क्यों है? जैसे ही राजू सामने की कुर्सी पर रखे कपड़ों को हटाता है उसके सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस कुर्सी पर एक कंकाल बैठा होता है और वह कंकाल बिल्कुल उसी तरह का कपड़ा पहने होता है जैसा राजू ने पहना था। यह सब देखकर राजू का शरीर कांप उठता है। डर और घबराहट में वह सब सामान वहीं छोड़ छाड़ कर तुरंत वहां से भाग जाता है। काफी देर तक भागने के बावजूद राजू फिर उसी घर के सामने पहुंचकर रुक जाता है। उसके शरीर में अब भी डर की हलचल है, लेकिन लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहीं रोक रही हो। हर तरफ सन्नाटा है और अंधेरा घना, और ऐसा महसूस होता है कि कोई छलावा, कोई अदृश्य छाया उसे पकड़ ही लिया है। राजू फिर से दौड़ने की कोशिश करता है। इस बार वह अपने डर और घबराहट को पीछे छोड़ते हुए काफी तेजी से भागता है। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे हर मिनट, हर सेकंड किसी अदृश्य खतरे से बचने की दौड़ है। उसके पैर जमीन को जोर से थपथपाते हैं। इस बार दौड़ते दौड़ते राजू का पैर लड़खड़ा जाता है। वह संतुलन खो बैठता है और रास्ते में पड़े एक बड़े पत्थर से टकराकर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ता है। दर्द के कारण वो जोर जोर से चिल्ला उठता है। अरे क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं बस में हूँ और मेरा पैर। हाँ, तुम अभी बस में हो, छायापुर पहुंच गए हैं। तुम्हें उतरना है तो उतर जाओ। ठीक है, अभी नीचे उतर रहा हूँ। राजू छायापुर में बस से नीचे उतर जाता है, लेकिन उसके मन में भय ने ऐसा स्थान बना लिया था, उसकी हालत पूरी खराब हो चुकी होती है। थैंक गॉड, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं ठीक हूँ।
अब से यात्रा करते समय मैं कभी भी हॉरर वीडियो नहीं देखूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में मान के चलिए कि सेबी का डाटा जो है उसके अकॉर्डिंग करीब करीब 90% करीब, देखिए 90% करीब 90% क्या है, वो लॉस में है। तो लॉस में क्यों है? खास करके बिगनर्स या जो प्रोफेशनल होते हैं उनको भी लॉस होता है लोगों, लेकिन उनका लॉस लिमिटेड रहता है। लेकिन बिगनर्स क्या है कि लॉस लेते रहते हैं, समझ गए, मतलब कंटिन्यू। इसलिए ये डाटा 90% है, यानी 10% ही जो है ये प्रॉफिटेबल है शेयर मार्केट में। ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा जो कॉमन मिस्टेक होता है 10 मिस्टेक्स ऐसा है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप ये नहीं करेंगे, इसको सुधार लेंगे ना, तो पक्का है कि आप 90% जो लॉस में है उसमें से निकल के इसमें आ जाएंगे 10% जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को अच्छे से बना रहा हूँ आप लोग के लिए, अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए और सीखिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, लॉस का चांस आपको मात्र 10% रह जाएगा, जहाँ की 90%। ठीक है, तो देखिए पहला मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं ना, देखिए पहले बिगनर्स था मैं भी मिस्टेक किया हूँ, लेकिन मैं बहुत हद तक सुधर चुका हूँ। ठीक है, जो बात है सो क्लियर है। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लॉस मेरा भी हुआ है, लेकिन अब पहले ऐसा नहीं होता, मैं डिसिप्लिन के साथ अपडेट करता हूँ। फिलहाल देखिए पहला जो गलती क्या होता है, देखिए बिना सीखे ट्रेड करना। सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आप मान के चलिए, बिना क्या है ना, जैसे कि आप लोग कुछ सीखे ही नहीं है कि चलिए शेयर मार्केट में बहुत पैसा बनता है, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत पैसा बनता है, तो आप लोग क्या किए ना, बिना सीखे क्या किए आप लोग है ना, ट्रेड कर रहे, समझ गए। उसमें क्या है, आपको यूट्यूब में देखे, अरे ये तो इतना का 10 लॉट से लोग इतना 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, इतना का प्रॉफिट हो गया। टेलीग्राम पे आप लोग को क्या मिलता है, टिप्स मिलता है, ये स्टॉक या फिर ये प्रीमियम, ऑप्शन का प्रीमियम, ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से इसको बाय कर लो। मतलब नॉलेज बोल के कुछ है ही नहीं, मतलब जीरो। नॉलेज बोल के क्या है, जीरो, समझे। नॉलेज बोल के जीरो है, कुछ नॉलेज है ही नहीं। इसलिए क्या होता है, रिस्क उनका क्या होता है, हाई हो जाता है। क्योंकि नॉलेज बोल के क्या है, नॉलेज बोल के जीरो है। वो क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब का वीडियो या टिप्स लेकर के वो कर रहे, करने के बाद वो बिना सीखे ट्रेड कर रहे, समझ गए। तो पहला मिस्टेक तो ये हो जाता है ना कि वो बिना सीखे ही ट्रेड कर रहे, मतलब वो सीखे हैं ही नहीं और क्या है, ट्रेड कर रहे। तो क्या है, सबसे बड़ा मिस्टेक है, टिप्स का चक्कर में। ठीक है, दूसरा में देखिए क्या है, दूसरा मिस्टेक ये होता है कि आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। स्टॉप लॉस जिसको हम लोग एस एल ही बोलते हैं शॉर्ट में, एस एल। तो ये क्या, ये एकदम मैंडेटरी है। एस एल जो है, अगर आप कोई भी स्टॉक में इंट्राडे कर रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजिशनल या कुछ भी लिए, ऑप्शन में कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, तो एस एल तो आपको एकदम मैंडेटरी है। तो एस एल तो आपको इसमें लगाना ही लगाना है। अगर नहीं लगाइएगा तो क्या होगा, आपको जहाँ 50 रुपये का लॉस होने का रहेगा ना, मान के चलिए आपने कोई भी ट्रेड या स्टॉक में 500 रुपये लगाया, मैं कम अमाउंट से बता रहा हूँ। ठीक है, आपने 500 लगाया, ठीक है, आपको इसमें 50 रुपये का लॉस लेना था, लेकिन आपके डायरेक्शन में ये नहीं गया, स्टॉक या फिर ऑप्शन या कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हैं, आपके डायरेक्शन में नहीं गया, तो क्या करेगा, आपका 500 का 500 पूरा ये ख़त्म कर देगा, समझ गया। तो इसके लिए आपको क्या लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस, कि मुझे इतना ट्रेड में, मैंने इस ट्रेड में 500 लगाया हूँ, तो मुझे 5 रुपये का लॉस लेना है या 10 रुपये का लॉस लेना है या जितना का भी लॉस लेना है, समझ गए। तो मैंडेटरी क्या होता है, एस एल नहीं लगाइएगा तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, समझ गए। कैपिटल मतलब पूरा जो है ना आपका कैपिटल, वो पूरा वाइप आउट हो जाएगा, पूरा वाइप आउट हो जाता है, समझ गए, पूरा कैपिटल स्वाहा हो जाएगा, समझ गए। तो दूसरा मिस्टेक्स क्या है, स्टॉप लॉस ना लगाना, समझ गए। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ, क्या कि बिना सीखे ट्रेड नहीं करना, तो नहीं करना मतलब नहीं करना। टेलीग्राम टिप्स यूट्यूब में देख के कितना का प्रॉफिट हो गया, चलो अब मैं भी ट्रेड ले लेता हूँ, तो वो सब नहीं करना है। स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, एस एल वो तो एकदम लगाना ही लगाना है, समझ गए। अब देखिए तीसरा मिस्टेक में क्या आता है, देखिए तीसरा मिस्टेक, ये देखिए, ये जो मैं आप सबको बता रहा हूँ सब आप एकदम सीख लीजिए, लॉस होगा ही नहीं, होगा लेकिन छोटा लॉस होगा, लेकिन आप लॉन्ग टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, तीसरा में देखिए जो एकदम बेस्ट या फिर आप मेन जिसको बोल सकते हैं, समझे, तीसरा में क्या है, ओवर ट्रेडिंग। ओटी शॉर्ट में लिखा हूँ। देखिए अब क्या किए, अब मान लीजिए कोई ट्रेड में 1000 रुपये लगाए, 1000 आपने कोई ट्रेड में लगाया,
ठीक है। एक ट्रेड में मान लीजिए 1000 लगाया, अब आपका क्या हुआ, 1000 में मान के चलिए आपने एसएल भी लगाया है, चलिए एसएल भी आपने लगाया था, लेकिन क्या हुआ आपका, चलिए इस ट्रेड में मानिए एसएल था 200 रुपये चला गया, 200 रुपये चला गया, ठीक है, मेरा बात समझिएगा, आपने एसएल भी ठीक किया लगाया, आप अपने तरीके से लगाए, आपने टेलीग्राम टिप्स वगैरह कुछ नहीं देखा, ठीक है, लेकिन क्या हुआ आपने 1000 लगाया, उसमें क्या हुआ आपका एसएल लग गया 200 का, ठीक है, आपका एसएल लग गया 200 रुपये चला गया, अब आपको फिर से एक ट्रेड दिख रहा है, समझ गए, ये मान के चलिए चार्ट, ठीक है, आपको यहाँ पे फिर सोच रहा है कि मैं यहाँ पे फिर एंट्री लूँ, ठीक है, यहाँ आपकी कि यहाँ से लगता है फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन क्या हुआ नीचे आ गया, नीचे आ गया तो यहाँ लॉस हो गया, मान के चलिए यहाँ से लॉस हो गया आपका 200 रुपये, चलिए लॉस हो गया, ठीक है, वो हो गया, लेकिन अब क्या है ना, ट्रेडर्स के माइंड में ये बैठ जाता है ना कि मुझे ये 200 रुपये रिकवर करना है। अब अगर आप चार्ट के सामने बैठेंगे ना तो आपको लगेगा ये 200 रुपये मेरा कुछ रिकवर करना है, मेरा 200 चला गया, मेरा ऐसे चला गया, मेरा ट्रेड सही था, चलो मैं फिर यहाँ से अब क्या करूँगा, बाय कर लूँगा। अगर वो बाय करके लेते चलिए यहाँ से उनको प्रॉफिट भी हो जाता है, ठीक है ना, प्रॉफिट हो गया उनका, अब वो चलिए ग्रीन में आ गए, 200 रुपये का चलिए उनको 500 प्रॉफिट हो गया, 300 प्लस में, समझ गए, 300 क्या हुए वो प्लस में है 300 रुपये, ठीक है, अब क्या करेंगे 300 रुपये फिर यहाँ से हो जाएंगे, फिर बाय करेंगे, तो क्या होगा, अब क्यों 300 का फिर एसएल दिए, मतलब उनका 300 का एसएल भी चला गया क्योंकि 300 प्रॉफिट में थे, मान के चलिए टोटल उनका क्लीन हो गया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, समझ गए, लेकिन देखा जाए तो उनको लग रहा है फिर मुझे ट्रेड लेना चाहिए, तो ये हो जाता है ओवर ट्रेडिंग, समझ गए, ओवर ट्रेडिंग करते करते मतलब आपका जितना भी लॉस हुआ 500 1000 या कितना भी लॉस हुआ, मान के चलिए कुछ भी लॉस हो गया आपका, ठीक है, 1K 2K या 5K कितना भी लॉस हो गया या 500 ही लॉस हो गया, तो आप क्या सोचते हैं ना कि इसको मैं रिकवर कर लूँगा, समझ गए, आज ही करिए, आज ही रिकवर करूँगा, तो ये जो रिकवर का चक्कर में ना आप लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग कि ईला मेरा आ जाए उसके बाद मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। ओवर ट्रेडिंग में एक तो इधर आपका एसएल जा रहा है या जो भी जा रहा है कैपिटल जा रहा है, ऊपर से आपको क्या लग रहा है ब्रोकरेज भी लग रहा है, ऊपर से आपको क्या रहा है ब्रोकरेज चार्ज भी लग रहा है, समझ गए, आपको ब्रोकरेज चार्ज भी लग रहा है, समझ गए, तो तीसरा में क्या ओवर ट्रेडिंग एकदम मत कीजिएगा, तो फिर वही होगा आपका, एक तो ब्रोकरेज भी जाएगा, ऊपर से कैपिटल भी डीमेट अकाउंट में वो भी खत्म होते चला जाएगा, समझ गए, तो मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि ओवर ट्रेडिंग पे ध्यान दीजिए, ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए एकदम, समझ गए, एकदम करना ही नहीं है, एकदम एकदम अवॉइड कर देना एकदम, मतलब करना ही नहीं है एकदम, समझ गए, ठीक है। चौथा में आइए, देखिए चौथा में, ये है चौथा में क्या है, अब आप क्या करते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी ट्रेड पे मतलब ब्लाइंड टेस्ट मत कीजिए कि ये ट्रेड ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, आपको पहले तो टेक्निकल एनालिसिस ये सब आना चाहिए, ठीक है, पहले तो आपको ये सब टेक्निकल वगैरह ये सब आना चाहिए, ठीक है, अब बिना आप मतलब बिना कोई सिर पैर का अंधाधुन क्या करे ट्रेड ले रहे, आपको लग रहा है कुछ नहीं, सिर्फ आप फॉर्मों में ले रहे कि अरे यहाँ से मेरा ट्रेड मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ चलो फिर ले लेते हैं, यहाँ से आपने यहाँ लिया, यहाँ का आपको प्रॉफिट हो गया, आपने क्या किया प्रॉफिट बुक नहीं किया, फिर यहाँ आगे नीचे आ गया, फिर आपने ऐसा यहाँ दिया था, आपको क्या हो गया यहाँ से यहाँ तो ऐसे आपको लग गया यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ आपने किया प्रॉफिट में, फिर यहाँ से आपने ऐसे ले लिया, फिर आपको लग रहा है फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से मान के चलिए, या फिर आपको नीचे लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, आपने ले लिया, फिर आपको मान के चलिए यहाँ पे लॉस हो गया, मान के चलिए कि आपने यहाँ से नीचे का ले लिया था, फिर आपको मतलब कहीं भी कोई भी ट्रेड में अंधाधुन नहीं घुसना आपको, समझ गए, मतलब कि कोई ट्रेड मतलब कोई सेटअप बना ही नहीं आपका कोई सेटअप, समझ गए, आपका कोई सेटअप बना ही नहीं है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं ना फोमो में एंट्री ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं ना फोमो में एंट्री ले रहे हैं, अरे मेरा ये ट्रेड निकल जाएगा छूट जाएगा, अरे मार्केट तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपने यहाँ बाय किया ऊपर जा रहा, बाय किया नीचे आ गया, समझ गए, या फिर आपने यहाँ बाय कर लिया, फिर यहाँ का नीचे आएगा, आप कैसे लगेगा, फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या मतलब ब्लाइंड मतलब किसी भी ट्रेड में नहीं एंट्री ले लेना है, समझ गए, एंट्री किसी भी ट्रेड में ऐसा ही नहीं ले लेना है कि मेरा ट्रेड निकल जाएगा, अरे या तो नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरा, ठीक है, नीचे गिरा चलिए ठीक है, आपने मान के चलिए यहाँ अगर बाय किए तो यहाँ प्रॉफिट ले लेते, आप यहाँ बाय कर लेते तो यहाँ से यहाँ क्या होता फिर आपका ऐसा लगता लॉस होता, समझ गया, तो मतलब किसी भी ट्रेड में ऐसा ही बिना टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल का ऐसा ही फॉर्मों में एंट्री नहीं लेना चाहिए, समझ गए, उससे क्या होगा आपको लॉस होगा। अब देखिए पाँचवा में क्या, जो शेयर मार्केट या फिर में लॉस होता है, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कुछ भी, उसमें देखिए पैनी स्टॉक का लालच, अरे ये स्टॉक क्या होगा मल्टी बैगर बनेगा, ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा,
अगला मल्टीबैगर यही बनेगा। मल्टीबैगर मतलब क्या, कि आपका जो पैसा को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना कर दे, वो स्टॉक क्या रहता है, मल्टीबैगर कहलाता है। समझ गए। ऐसा स्टॉक है भी, लेकिन वो क्या है, 100 में मात्र 5 से 7% ही होता है। 5 से 7% 100 में तो नहीं, मतलब 100 में 5 गो से 7 गो ही होगा आपको, जो कि मल्टीबैगर बनता है। पहले जो बन गया वो छोड़ दीजिए। अब जो मान के चलिए जो बनता है 100 को में सोच लीजिए 5 से 7 ही बनता है मल्टीबैगर। अब 100 में, क्योंकि शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में करीब 5500 प्लस लिस्टेड है कंपनीज NSE BSE में, 5500 प्लस में। अब उसमें बनेगा 100 गो में 5 से 7 गो, 5 गो ही मान के चलिए, समझिए। अब अगला कौन बनेगा, उसमें भी आपको देखिए, मैं बात समझिए, उसमें भी आपको उसमें देखना होगा टेक्निकल एनालिसिस, उसमें डेप्थ कितना है, फंडामेंटल देखना होगा, वो क्वार्टरली प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका फाइनेंशियल देखना होगा, उसमें ऋण कितना है, उसका डेप्थ कितना है, कंपनी का क्या, आगे जो कंपनी मान लीजिए है वो इसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, ये भी आपको देखना पड़ता है। तो ये सब देख करके अब मान के चलिए किसी में भी अंधाधुन नहीं कि चलो लगाते आँख मूंद के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो 5वां में मैंने क्या बताया कि पैनी स्टॉक का लालच में नहीं रहना चाहिए। अरे ये स्टॉक का तो, ये शेयर का प्राइस तो 5 रुपया है, अगला मल्टीबैगर बनेगा 50 रुपये हो जाएगा, तो मेरा तो 10 गुना ऐसा ही हो गया। तो मैंने क्या बताया कि 5 रुपये का शेयर जो प्राइस है, ऐसा तो आपको शेयर मार्केट में बहुत मिल जाएगा, छोटा मोटा कंपनी जो पैनी स्टॉक रहता है, लेकिन वो जाएगा 50 रुपये कि नहीं जाएगा आपको पता है नहीं ना। तो आप लोग क्या करते हैं, अंधाधुन लगा दी पैनी स्टॉक में, समझ गए। लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो गया रहता है उसमें वॉल्यूम ही नहीं रहेगा, समझ गया। और अधिकतर पैनी स्टॉक में ही खेला हो जाता है, उसमें ही छोटे इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है, समझ गए। तो पैनी स्टॉक का चक्कर में नहीं पड़ना है, समझ गए। उसमें भी क्या होता है, पैनी स्टॉक में लगा दिए 5,000 10,000 कि ऊपर जाएगा, 5 का अगर 10 भी होगा तो मेरा दुगना हो जाएगा, लेकिन वो 5 का क्या होगा, वो और नीचे आ जाता है। पैनी स्टॉक कौन रहता है, उसका अमूमन प्राइस देखिएगा 5 रुपये से 50 रुपये का बीच में रहता है उसका प्राइस, मतलब शेयर का एक कीमत का रखिएगा 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये भी होता है। तो सब स्टॉक रहता है, पैनी स्टॉक रहता है कि अगला 1-2 साल में चला जाएगा तो मेरा मल्टीबैगर हो जाएगा स्टॉक, तो उस सब में नहीं लगाना चाहिए, समझ गए। ये सब मिस्टेक होता है, खासकर बिगिनर्स यही सबका चक्कर में रहते हैं। और मैंने आपको बताया ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड है ये, ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड कौन है ये, रिवेंज ट्रेडिंग, जो कि बहुत ही घातक होता है। रिवेंज ट्रेडिंग, समझे, रिवेंज ट्रेडिंग। अरे मेरा एक ट्रेड में लॉस हो गया 1,000 लॉस हो गया है, मुझे क्या करना है, इसको रिकवर करना है। तो रिवेंज बोलिए या फिर रिकवर बोलिए, दोनों बात सेम ही है। इसी में शामिल होता है ओवर ट्रेडिंग। तो मतलब ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड है आपको रिवेंज ट्रेडिंग। मेरा इस ट्रेड में 1,000 लॉस हो गया, मैं इसको रिकवर करूँगा। होता क्या है, रिकवर तो ये होगा नहीं, चलिए एक बार हो भी गया ना, तो बार बार रिकवर नहीं होगा, अंत में आपको 1,000 का 5,000 ले जाएगा मार्केट, समझे, 1,000 का 5,000 ले जाएगा, समझ गए। तो ये रिवेंज जो ट्रेडिंग रहता है ना, ये ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, लॉस रिकवर करना है आपको। अपने मार्केट को लॉस लिया, एसएल दिया या जो भी दिया, 500 रुपये, 1,000 रुपये, जो भी आपका लॉस हो गया, निकल जाइए उसमें, देखिए कि मेरा लॉस क्यों हुआ है। आप उसमें देखिए मेरा लॉस क्यों हुआ, उसमें एनालिसिस कीजिए, यार यहाँ मिस्टेक हुआ ये वो, ना कि इसको फिर रिकवर करने का सोचिए, समझे। ये क्या होगा, रिकवर होगा, लेकिन क्या होगा, ये बाद में होगा, समझे। ये आपको होगा लेकिन बाद में होगा रिकवर, जब अच्छे से आप सीख जाइएगा तो उसके बाद ही हो पाएगा ये, समझ गए, ठीक है। तो डबल का चक्कर में, इसका चक्कर में रहना चाहिए, रिवेंज तो आपको भूल जाना चाहिए कि रिवेंज ट्रेडिंग करूँ, ठीक है। अब 7वां में देखिए, 7वां में देखिए, प्रॉपर आपको प्रॉपर कैपिटल का आपको मैनेजमेंट सही नहीं रहने से चला जाएगा। मैनेजमेंट अगर सही नहीं है, समझ गए ना। अब देखिए आपके पास 1,00,000 रुपये है, ठीक है। तो 1,00,000 रुपये का आपको कितना लॉस लेना है, 1,00,000 रुपये का। तो पहला तो 1,00,000 रुपये आपको तुरंत डीमेट अकाउंट में नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आपके पास 1,00,000 रुपये है तो चलिए आप डीमेट अकाउंट में डाल भी दिए ना, तो उसमें जो ट्रेड ले रहे हैं ना, मात्र 10,000 का, मात्र
10,000 का आपको ट्रेड लेना है, और उसमें भी आपको 5 से 10% का लॉस लेना है, 5 से 10% का। बात समझे? आपके पास 1 लाख रुपए है, देखिए 1 लाख रुपए आपके पास है, ठीक है, 1 लाख रुपए आपके पास है, 1 लाख रुपए, तो उसमें से भी आपको 10,000 का ट्रेड लेना है, ना कि पूरा कैपिटल लगा देना है। अब 10,000 में से भी आपको 5 से 10% का लॉस लेना है, यानी 500 से 1000 का, समझ गए? तो पूरा कैपिटल भी आपको नहीं लगा देना है। तो सातवां मिस्टेक बहुत को यही करता है कि पूरा कैपिटल लगा देता है, कोई मतलब लिमिटेड ही नहीं है कि कितना लॉस लेना है। 1 लाख का हो गया, 5,000, 7,000, 10,000 लॉस, दूसरा तीसरा ट्रेड मतलब 4, 5, 7 ट्रेड में पूरा खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि ओवर ट्रेडिंग भी हो रहा है, रिवेंज ट्रेडिंग भी हो रहा है, ये सब कहाँ जाएगा? ब्रोकरेज भी जा रहा है, समझ गए? और जैसे मैंने आपको बता दिया, न्यूज वगैरह का बेस पे तो करना ही नहीं है, 8वां मान के चल सकते हैं इसमें। न्यूज पर जैसे कि वो स्टॉक बोल दिया, ये स्टॉक में इतना का प्रॉफिट हो गया क्वार्टरली या फिर फाइनेंशियल, इसमें इतना डिविडेंड, ये वो जो, तो समझ गए, ये कंपनी को इतना का करोड़ का ऑर्डर मिल रहा है, ये सब। तो ये सब क्या है? थोड़ा सा स्टॉक देखिएगा ऊपर चढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो आपने यहाँ बाय किया तो यहाँ से लॉस हो जाएगा आपको। तो न्यूज पर एंट्री नहीं करना है, समझ गए? हाँ, वो जाएगा, लेकिन क्या करेगा, ऊपर पहले पहुंचा देगा थोड़ा सा, यहाँ छोटा छोटा इन्वेस्टर घुस जाएगा, सब थोड़ा सा नीचे लाएगा, यहाँ सब ट्रैप हो गया, फिर जाएगा धीरे धीरे। तो ये सब आपको नॉलेज नहीं रहेगा तब तो आप फंस जाइएगा ना। आपको अगर नॉलेज ही नहीं है ये सब में कि किस पे क्या कब ट्रेड लेना है, क्योंकि क्या करता है, जैसे कुछ न्यूज बेस्ड आया, वो जैसे कोई भी स्टॉक का, तो वो क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे एक ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, एक चला जाएगा। अब क्या करेगा, इन्वेस्टर सब छोटा मोटा रिटेलर्स यहाँ घुस जाएगा, और क्या करेगा, फिर नीचे ले आएगा, लो जहाँ था वहीं आ गया। अब ये जाएगा, लेकिन कब जाएगा, ये धीरे धीरे 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में जाएगा। अब तो यहाँ फंस गए, समझ गए? तो ये सब आपको नहीं करना है। उसके बाद देखिए 9वां में मान के चल सकते हैं आप, इसको रख सकते हैं, तो साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं है, फियर, डर, ग्रीड, होल्ड करना है नहीं करना है, समझ गए? मतलब साइकोलॉजी कंट्रोल है ही नहीं आपका। कोई भी ट्रेड लिए, अरे ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, मतलब आपको डर लग रहा है, अरे यहाँ से मेरा 1,000 प्रॉफिट दिख रहा है, ये ट्रेड मेरा आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, आपको 1,000 प्रॉफिट भी दिख रहा है, अरे क्या करे, बुक कर ले कि ये भी चला जाएगा। क्या होगा, 1,000 फिर वो नीचे आ जाएगा, 500 आ गया प्रॉफिट, कितना हो गया, 500 प्रॉफिट आ गया। अरे 1,000 बुक कर लेना चाहिए था, 500 आ गया, अब आ जाएगा 200। तो आपका क्या है, ये आपका साइकोलॉजी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, आपको यहाँ फियर भी लग रहा है, डर भी लग रहा है, अरे लगता है 1,000 दे रहा था, 200 आ गया, लगता है फिर मेरा 500 का ऐसा ही मार देगा, या चलो 300 का ऐसा मार देगा, इतना 6,000 बुक कर लेते। वो क्या करेगा, 200 से वो 100 आपको प्रॉफिट दिखाएगा, 100 दिखाएगा, प्रॉफिट दिखाएगा, लगे आपको निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, फिर वो 100 से फिर ऊपर जाके आपको 2,000, ये हो सकता है कि आपने 1,000 में बुक कर लिया, लेकिन वो जाता कितना, 5,000, समझ गए? आपने बुक कर लिया 1,000 में, ठीक है, लेकिन वो ट्रेड आपका सही था, वो कितना देता आपको, 5,000। लेकिन आपको ग्रीड कि कहीं लॉस ना हो जाए, क्योंकि आपको 500 भी दिखा दिया, नीचे आ रहा था, हो सकता है आपको एसएल काटता, लेकिन आपको, क्योंकि मार्केट तो डायरेक्ट ऐसे नहीं चल जाता है ना, वो ऐसे थोड़ा नचाएगा आपको, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ऐसे जाता है, या नीचे भी आएगा तो ऐसे ही आएगा, कभी आया तो ऐसे आ जाता है बहुत तेज़ी से के साथ, ठीक है। लेकिन क्या होगा, आपको साइकोलॉजी आपको कंट्रोल करना होगा मार्केट में, फियर, डर, लालच, ग्रीड, ये सब नहीं करना होगा। आपका अगर ट्रेड अच्छा है तो उसको आप एकदम प्रॉपर एसएल के साथ होल्ड कीजिए, समझ गए? और जो 10वां में आपका, जो कि मैंने आपको पहले भी एक बार बता दिया था, फिर से बता देता हूँ आपको, प्लान के बिना आपको ट्रेड नहीं करना है, कि कोई भी प्लान है ही नहीं, कोई मतलब स्ट्रेटजी नहीं है, गेमलिंग, अरे चलो आज ट्रेडिंग ये आज एक्सपायरी है, जीरो हीरो कर देते हैं, जीरो हीरो, समझे? आएगा या जाएगा, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, गेमलिंग के टाइप पे लगा दो, इधर भी 10,000 का पुट में भी, कॉल में भी 10,000, दोनों साइड लगा दिए, 10,000 कॉल में भी लगा दिए आप, और क्या लगा दिए, पुट में भी लगा दिए, समझ गया? कॉल में भी लगा दिए, समझे? देखिए कॉल में भी लगा दिए कि नीचे जाएगा तो आपको यहाँ से लॉस नहीं होगा, पुट में जाएगा तो यहाँ से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। पुट में प्रॉफिट, आपको पता है मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल का ऑप्शन बाय करते, नीचे जाता है पुट का ऑप्शन बाय करते, तो दोनों में क्या किए, 10,000 लगा दिए, 10 इसमें भी और 10 इसमें भी, समझे? 10 के दोनों में लगा दिए, मतलब इसको बोलते हैं हीरो जीरो। अब ये नहीं पता एक्सपायरी है, बिगनर्स क्या है, साइडवेज मार्केट रह गया,
तो आपको ये ऐसे भी मेल्ट होके 10K का 5K 4K होके ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके डायरेक्शन में एक तरफ चला गया तब ये कॉल साइड मान के चलिए 10 का 12 15 होगा और ये आपको 7 8 6 होगा, ठीक है। लेकिन ये मूवमेंट रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो आप गैम्बलिंग के टाइप ये कीजिएगा, कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो फिर आपको यहाँ से लॉस होगा, समझ गए। तो ये मैंने आपको 10 मिस्टेक्स जो है बताया जो कि बिगनर्स करते हैं। अगर इसको कंट्रोल कर लिए ना तो 90% जो इतना लॉस है ना ये आप 10% में आ जाइएगा, समझ गए। तो सोचिए, समझ गए। इसीलिए 90% ट्रेडर्स क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। ये सब जो मिस्टेक्स होता है इसके कारण उनका लॉस हो जाता है, समझ गए। तो बिगनर्स के लिए समझिए एक तरह का ये जितना मैंने आपको पॉइंट बताया एक तरह का आप कंट्रोल कर लिए तो पूरा आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबल में आ जाइएगा। 10% जो प्रॉफिटेबल है 90% में 10% ही प्रॉफिटेबल है, 90% लॉस में है। तो क्यों है, इसी सब के कारण लॉस में है। जो आपको टोटल जब मैंने आपको बताया ना इसी के कारण लॉस में, समझ गए। तो ये सबको कंट्रोल कर लीजिए। बिना प्लान का आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, साइकोलॉजी कंट्रोल करना है आपको, न्यूज़पेपर पे आपको ट्रेड नहीं करना है या फिर टेलीग्राम टिप्स किसी का चक्कर में मतलब नहीं करना है। प्रॉपर कैपिटल मैनेजमेंट करना है आपको, कैपिटल का पूरा मैनेजमेंट करना है। रिवेंज ट्रेडिंग क्या है वो नहीं करना है। अरे मुझे रिवेंज, मेरा तो 1000 चला गया, इसको मुझे किसी तरह रिकवर हो जाए, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, यही सब होता है। पैनी स्टॉक का चक्कर में अगला मल्टी बैगर, अगला पैनी स्टॉक, अगला मल्टी बैगर बनेगा। किसी का कॉल टिप का चक्कर में मल्टी बैगर बनेगा, वो नहीं करना है। किसी का टिप्स पे मैंने बता दिया टेलीग्राम टिप्स, अरे ये तो दिखा रहा है इसका तो आज इतना का प्रॉफिट हो गया, वो क्या करेगा, टिप्स देगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देगा टेलीग्राम, ये वो मेरे साथ मैं आपको टिप्स दूंगा, ये वो सब तो नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग रहता है वो आपको नहीं करना है। स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाना है, बिना मतलब सीखे करने वाला ट्रेड नहीं लेना है। तो ये सब 10 अगर आप फॉलो कर लिए तो आपको यहाँ से फिर लॉस नहीं होगा, समझ गए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।